हेलो प्यारे बच्चों, उज्ज्वल एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्राकर। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि संविधान के कुछ खास हिस्से जो बच्चों के लिए विशेष तौर पर तकलीफदायक होते हैं, उनकी क्लासेस मैं YouTube पर अवेलेबल कराऊंगा। तो एक राष्ट्रपति सीरीज आप देख चुके होंगे। अगला जो सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो है सिटीजनशिप, नागरिकता। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम अभी लागू कर दिया ही गया है ना। तो फिर हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि ये नागरिकता आखिर क्या चीज है और क्यों ऐसा संशोधन की आवश्यकता पड़ रही है और क्यों इसके बारे में देश में इतना विवाद होता है। तो चाहे आप एक एस्पायरेंट हो, है ना, विद्यार्थी हो, परीक्षा देने वाले, और या एक नॉर्मल कोई भी व्यक्ति, है ना, आपके दिमाग में ऐसे प्रश्न उठते होंगे। तो मैंने यही सोचा कि इसको एक सिंपल तरीके से पेश किया जाए ताकि आप लोग इस नागरिकता के चैप्टर को आसानी से समझ सके, है ना। तो इस क्लास के बाद भी फिर हम वैसा ही करेंगे कि हम ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे बहुत सारे, है ना, मैं सॉल्व करवाऊंगा उसको आप लोगों को। तो ये चैप्टर आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं फिर नागरिकता का चैप्टर। तो चलिए, नागरिकता क्या होती है ना, व्हाट इज द सिटीजनशिप। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नागरिक कौन होते हैं। तो नागरिक किसी देश के पूर्ण सदस्य होते हैं। जो सिटीजन होते हैं वो फुल मेंबर होते हैं किसी भी नेशन के। उनको संविधान द्वारा समस्त मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दे आर गिवन ऑल द फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और बस बदले में क्या करता है, राज्य उनसे कुछ कर्तव्यों को निभाने की अपेक्षा करता है। दैट दे शुड फॉलो सम फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। कुछ कर्तव्य का मतलब यही फंडामेंटल ड्यूटीज रहेंगे। ठीक, व्यक्ति की ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं हम लोग, नागरिकता। इस स्टेटस को ही हम क्या बोलेंगे, सिटीजनशिप। और ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान में नागरिकता की परिभाषा कहीं पर नहीं दी गई है। द डेफिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप इज नॉट गिवन इन एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे समझने के लिए कि किसको नागरिक बोलेंगे और नागरिकता क्या होती है। आई बात समझ में? तो ये है नागरिकता। क्लियर? अब देखिए, हम देश में रहने वाले लोगों को 4 वर्गों में बांट रहे हैं। भारत भूमि पर निवास करने वाले लोगों को 4 वर्गों में बांट रहे हैं। पहला वर्ग है नागरिक, दूसरा वर्ग है विदेशी नागरिक, तीसरा वर्ग है शरणार्थी, और चौथा वर्ग क्या है आपका, राज्य विहीन व्यक्ति। नागरिक यानी वो व्यक्ति, हम जैसे, आप जैसे, जो इस देश में रह रहे हैं। विदेशी नागरिक जो पेपर लेके, वीजा लेके, प्रॉपर परमिशन लेके यहां पर आता है। रिफ्यूजी यानी वो जो अपने देश में किसी भी आधार पर प्रताड़ित है और उसको लग रहा है उस देश में वो नहीं रह सकता, तो वो हमारे देश में शरण मांग के आया है, तो वो रिफ्यूजी। और राज्य विहीन व्यक्ति यानी वो स्टेटलेस पर्सन, यानी वो जिसके पास किसी भी प्रकार का कोई पहचान पत्र नहीं है, कोई भी उसका आइडेंटिटी नहीं है कि वो किस देश का निवासी है। क्लियर? तो देखिए, हम हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको क्या क्या देते हैं, हम उनको पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स देते हैं। सारे फंडामेंटल राइट्स देंगे उनको, सारे मौलिक अधिकार देंगे। चुनाव का मतलब वोट डालने का भी और चुने जाने का भी, मतलब राष्ट्रपति, सांसद, ये सब वो बन सकते हैं। ठीक है, पीएम वो बन सकते हैं। सार्वजनिक नौकरी में समानता, अवसरों की समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, उसमें। तो ये 3 चीज हमारे नागरिकों को सारे अधिकार दिए गए हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये। और कोई व्यक्ति अगर नागरिकता किसी प्रोसेस से ग्रहण कर लेता है तो उसको भी ये सारे अधिकार मिल जाएंगे। मतलब अगर कोई विदेशी नागरिक या शरणार्थी या राज्य विहीन व्यक्ति को हमने भारत की नागरिकता दे दी तो उसको भी हम ये सारे अधिकार दे देंगे। यानी कोई विदेशी मूल का व्यक्ति जो भारत की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है, भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। क्लियर? अब हम देखते हैं दूसरा वर्ग जो कौन सा है, विदेशी नागरिक या फॉरेनर। फॉरेनर में 2 ग्रुप, एक मित्र देश और दूसरा शत्रु देश। तो हम इनकी तुलना में इनको कुछ अधिकार देंगे, कम अधिकार देंगे। इनकी तुलना में कुछ अधिकार को कटौती कर देंगे हम। ठीक? और शत्रु देश है तो उनके लिए और कटौती कर देंगे। आ रहा है समझ में ना? इनको सारे अधिकार, इनको थोड़े कम अधिकार, इनको और कम अधिकार। जैसे पुलिस की कार्रवाई से इन लोग नहीं बच सकते, है ना। पुलिस में एक निरोधक कानून होता है, डिटेंशन एक्ट, उससे इन लोग नहीं बच सकते। अगला है शरणार्थी। शरणार्थी यानी जैसे कि तिब्बती शरणार्थी, वो लोग अपने देश, उनके देश पर किसी ने कब्जा कर लिया और उन्होंने हमसे क्या किया, शरण मांगी।
तो हम भारत जो है वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करता है। तो भारत ने अपने पड़ोसियों को शरण दी है ना, उन लोगों को शेल्टर दिया कि आओ भारत में रहो। पर इनको हम वोटिंग का राइट नहीं दे सकते, इनको हम चुने जाने का अधिकार नहीं दे सकते, इनको हम पब्लिक जो गवर्नमेंट मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है उसमें हम लोग इनको इक्वालिटी नहीं दे सकते। और चौथा कौन होता है? राज्य विहीन व्यक्ति, स्टेटलेस पर्सन। स्टेटलेस पर्सन वो जिसके पास किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी नहीं है कि वो किस देश का नागरिक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि रोहिंग्या देश में मुस्लिम धर्म के लोग जो है उनको वहां पर प्रताड़ित किया गया, तो वहां से वो लोग क्या हुए निकले, उनके बगल में है बांग्लादेश, तो बेसिकली वो थे कभी बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने कुछ लोगों को शरण दिया, लेकिन इतनी बड़ी आबादी का बोझ वो भी नहीं संभाल सकता, तो वो भी मना करना चालू किया। अब वो लोग जो है वहां पर एक शिविर है उनका, कॉक्स बाजार नाम का, लगभग 10 लाख लोग शरणार्थी लोग रहते हैं, जहां पर न पीने के साफ पानी है, न टॉयलेट की व्यवस्था है, न बच्चों के लिए स्कूल है, न नौकरियों की व्यवस्था है, किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं, बस यूएनओ के फंडिंग से वो चल रही है। तो वहां पर जब उनके बच्चे हो जाएंगे और उनके बच्चे हो जाएंगे तो वो लोग क्या किए, फिर दूसरे जगह अपनी संभावनाएं तलाशे। तो वो वहां से कहां आ गए, किसी दूसरे देश। अब उनके पास ना अपने ओरिजिनल देश का पेपर है ना बांग्लादेश का कोई पेपर है, और वो आ गए कहां, इंडिया। ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे हम, स्टेटलेस पर्सन, राज्य विहीन व्यक्ति। तो किसी भी देश में ये 4 वर्ग के लोग होते हैं, किसी भी देश में ये 4 वर्ग के लोग होते हैं। तो एक चीज हमको ध्यान देना है, एक चीज हमको ध्यान देना है इसमें कि हम हमारे नागरिकों को सारे अधिकार दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो 3 ग्रुप है, इस 3 ग्रुप के लोगों को हम संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये बिल्कुल भी नहीं देते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये हम विदेशियों को बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि 16 में क्या है आपका, सरकारी नौकरियों में समानता, और किसी विदेशी को दे दिए तो वो हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हमसे ज्यादा अनुभवी है, हमसे ज्यादा स्मार्ट है, तो वो तो हमारी नौकरी खा जाएगा। सही बात बोल रहा हूं ना? यस। तो अनुच्छेद कौन कौन सा, 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 and 30 is available only for Indian citizens, not available for any other foreigner person. ओके, ये सिर्फ भारतीयों को उपलब्ध है। जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा भारतीय नागरिकों को, है ना, भारतीय नागरिक सिटीजन्स को बस मिलेगा। और एक चीज और ध्यान देना है, नागरिकता का स्वरूप, भारत में जो नागरिकता का स्वरूप है किस प्रकार का है। तो देखिए यूएसए जो है, एक है यूएसए, एक है भारत। वहां एक केंद्र सरकार भी होती है और एक राज्य सरकार भी होती है। तो यूएसए में दोनों अपनी अपनी नागरिकता देते हैं, भारत में लेकिन हम सिर्फ केंद्र के नागरिक होते हैं, राज्यों के नागरिक नहीं होते। तो इसीलिए यूएसए को हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरी नागरिकता वाला देश, ड्वेल सिटीजनशिप। भारत में कैसा है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में कैसा है, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में हम सिर्फ और सिर्फ केंद्र के नागरिक होंगे, राज्यों के नागरिक नहीं होंगे। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि ये नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है। देखिए हम जो है सदियों से बटे हुए थे। एक मौर्य काल को अगर आप ले लो तो वो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ था, लेकिन आगे चलकर भारत क्या हुआ, टुकड़े टुकड़े टुकड़ों में बढ़ता गया। और हम बटे हुए थे इसीलिए किसी को कब्जा करना आसान था। पहले इतने लोग को कब्जा करो, फिर इस राज्य को, फिर इस राज्य को, फिर इस राज्य को। ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी थी, तो इस कमजोरी को दूर करना था। अब अगर फिर हम वही करेंगे, जय महाराष्ट्र, जय छत्तीसगढ़, जय मध्य प्रदेश, जय हरियाणा, मैं हरियाणा का नागरिक हूं, मैं नागालैंड का नागरिक हूं, मैं तमिलियन हूं, बस हम यही करते रहेंगे तो फिर देश क्या होगा, बटेगा। तो उससे अच्छा क्या वर्ड होना चाहिए, हम भारतीय हैं, वी आर द इंडियन। इसीलिए नागरिकता कैसे कर दी गई, सिंगल। और ये हम लोगों ने इंग्लैंड से ग्रहण की। इंग्लैंड में सिंगल सिटीजनशिप चलती है, तो हमारे यहाँ पर भी क्या हो गया, सिंगल सिटीजनशिप। इसका मतलब ये है कि भारत का कोई व्यक्ति, भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो स्वतः ही उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त, उसका एबोलिशन हो जाता है। जैसे अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता ग्रहण की थी तो भारत की नागरिकता समाप्त हो गई थी। अब वापस दूसरे प्रोसेस से उन्होंने भारत की नागरिकता फिर से ग्रहण कर ली।
तो ये भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है, अगर पूछा जाएगा कभी भी तो कैसा है, एकल। और कहां से ग्रहण किया है हम लोगों ने, तो इंग्लैंड से। और भारत में नागरिकता के संदर्भ में नागरिकता के लिए कानून बनाने की शक्ति, ये किसको दिया गया है, भारत में नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति, नागरिकता के लिए नया कानून बनाने की शक्ति। तो कुछ तो हमारा संविधान लिख के गया 26 जनवरी 1950 को, अभी पढ़ेंगे हम लोग। और आगे के लिए किसको अथॉराइज कर दिया गया, जनप्रतिनिधियों को, संसद को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स जो है लोकसभा एवं राज्यसभा मिलकर कानून बना लेंगे, ठीक है। यानी किसको बोला जाएगा, केंद्रीय विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधायिका। संसद का मतलब कौन, केंद्रीय विधायिका। राज्य वाले लोग कानून नहीं बनाएंगे, ये राज्य सरकार की अथॉरिटी में नहीं है नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाना। और इस कानून को लागू करने की शक्ति ये दे दिया गया है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब क्या हो गया, सरकार या आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों का समूह। ये लोग मिलकर इसको लागू करेंगे। यही लोग तय करेंगे फिर कि नागरिकता कानून के तहत किसको नागरिकता दी जाए और किसको नागरिकता नहीं दी जाए। नागरिकता देना भी और नागरिकता का समाप्त करना भी किसके हाथ में रहेगा, हमारी सरकार का। हमारी सरकार को अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो हम उसको नागरिकता दें कि नहीं दें। हमने अदनान सामी को योग्य समझा तो हमने उनको नागरिकता दी, हमने राहत फतेह अली खान को इस योग्य नहीं समझा तो हमने उनको नागरिकता नहीं दी, जबकि दोनों एक ही देश के नागरिक थे, ठीक। तो वो सब चीज हम लोग पढ़ेंगे आगे। आप बस ये ध्यान कीजिएगा कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 अवेलेबल ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स। भारत में जो नागरिकता का स्वरूप है, ठीक है, वो कैसा है, सिंगल है। यूएसए में केंद्र और राज्य दोनों की नागरिकता मिलती है, दोनों के तहत उनको विशेषाधिकार है, ठीक। और भारत में जो सिर्फ है केंद्र की नागरिकता है, हमको हमारे यहाँ राज्य की नागरिकता नहीं है, इसीलिए सिंगल सिटीजनशिप। कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण किया तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त। नागरिकता के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके हाथ में, संसद या केंद्रीय विधायिका। राज्यों के विधानसभाओं के पास ये पावर नहीं है। और कानून को लागू करने की शक्ति किसके पास है, कार्यपालिका या सरकार या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो संसद जो है कानून बनाएगा। एक बार बस वन टाइम के लिए संविधान लिख के गया, 26 जनवरी 1950 को कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा वो संविधान लिख के चले गए, संविधान लिखने वाले। उसके बाद में भविष्य में नागरिकता का निर्धारण कैसे किया जाएगा वो किस पे छोड़ दिया गया, हमारे सांसदों पर। क्योंकि उस समय तो नहीं पता था ना कौन हमारा मित्र देश कौन हमारा शत्रु देश। तो फिर भविष्य में कोई हमारा मित्र देश भी हमारा शत्रु बन सकता है या कोई शत्रु देश हमारा मित्र देश बन सकता है। तो ये आज से 50 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा, 200 साल बाद होगा। तो कौन तय करेगा उस समय, संविधान लिखने वाले तो जा चुके हैं, तो उस समय के जनप्रतिनिधि वो लोग तय कर लेंगे किसको नागरिकता देना है किसको नागरिकता नहीं देना है। तो ये ठीक। इसके बाद अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि हमारे पास जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 संविधान ने कैसे कैसे नागरिकता दी उसको हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। क्लियर, चलिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो संविधान ने कुछ नागरिकता दी, ठीक। 26 जनवरी 1950। देखिए हमने भाग 1 जो हम समझते हैं, भाग 1 क्या करता है, भारत की बाउंड्री डिसाइड करता है, संघ एवं इसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब ये क्षेत्र, ऐसे भारत के क्षेत्र को वो निर्धारित करता है। कौन, संघ एवं इसके क्षेत्र कौन निर्धारित करता है, आपका भाग 1 पार्ट 1। भाग 2 जो है नागरिकता निर्धारित करता है। अब वो ये बताएगा कि इस राज्य क्षेत्र के भीतर कौन कौन व्यक्ति भारत के नागरिक रहेंगे। तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने पहले एक निवासी क्या होते हैं और नागरिक क्या होते हैं दोनों में डिफरेंस समझा। इस देश में जो व्यक्ति रह रहे हैं हर कोई व्यक्ति निवासी है, चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, कुछ भी हो उसको हम लोग निवासी बोल रहे हैं। लेकिन सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता दे रहे हैं जो इसके पात्र है ना। वही व्यक्ति मतदान कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, आपका इलेक्टेड हो सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हैं उसके अंदर। नौकरियों में नौकरी पा सकते हैं, गवर्नमेंट नौकरी। तो
हमारे पास कुछ आर्टिकल जो है जो संविधान निर्धारित करके गया। भाग 2 में संविधान ने डिसाइड किया कि किस किस वर्ग के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो संविधान जो बोल रहा है पर्टिकुलर एक स्पेशल डेट को 26 जनवरी 1950 को जब पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ, उस डेट पे ये नागरिकता की बात कर रहा है, सिटीजनशिप की बात कर रहा है कि कौन कौन व्यक्ति भारत का नागरिक रहेगा। तो उसमें सबसे पहले जो है आर्टिकल 5 ये कहता है कि हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा जिसका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में, इस भूमि पर उसका जन्म हुआ है। जो मैप जो है उस समय का जो मैप है उसमें गोवा, पौंडीचेरी, सिक्किम इंक्लूड नहीं था, इसमें उसका जन्म हुआ हो वो व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। सेकंड मतलब या करके है ना ऑब्लिक, या उसके माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो। संविधान कब लागू हुआ, इस डेट को, इसके 5 वर्ष पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, उस व्यक्ति को हम भारत की नागरिकता देंगे, ऐसा कहा गया है। क्लियर? तो इसको बोला गया है जन्म द्वारा नागरिकता या अधिवास द्वारा नागरिकता, सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। ठीक, अगला आर्टिकल बोलता है आर्टिकल 6। अब यहां पर विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, इधर पश्चिमी पाकिस्तान बन गया, उधर पूर्वी पाकिस्तान बन गया। दोनों को मिलाकर अगर हम बोले भी तो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, चाहे वो यहां से यहां आया हो, चाहे यहां से यहां आया हो, क्योंकि अंग्रेज ऑप्शन देके चले गए, चाहो तो भारत में रहो, चाहे तो पाकिस्तान में रहो। तो हिंदू धर्म के लोग कहाँ हैं, भारत। मुस्लिम धर्म के लोगों ने, जिनको अच्छा लगा कि पाकिस्तान उनके लिए एक धर्म के नाम पर एक अच्छा राष्ट्र साबित होगा, उनमें से कुछ लोग गए, है ना। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम धर्म के लोगों ने भारतीय सरकार पर या भारत के भविष्य में जो संविधान बनेगा उस पर विश्वास किया कि यही हमारे पुरखों का देश है, हम यहीं रहेंगे, तो वो लोग भारत में रहे। लेकिन जो लोग पाकिस्तान से जो इंडिया हिंदू लोग जो आए, उनको नागरिकता किस आर्टिकल के तहत दी गई, आर्टिकल 6 के तहत। इसके तहत 2 चीजें हैं, ये ध्यान कीजिएगा। उसमें एक परमिट सिस्टम लागू किया गया था 19 जुलाई 1948 को। इस डेट के पहले अगर कोई व्यक्ति भारत आ गया है पाकिस्तान से, उसको स्वतः भारत की नागरिकता मान ली जाएगी, और मान लीजिए इस डेट के बाद आया है तो उसको 6 माह की वेटिंग के बाद भारत की नागरिकता मिलेगी। 6 माह का उसको वेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वो अप्लाई करेगा, अप्लाई करने के 6 महीने पहले से वो भारत में रह रहा हो। क्लोजिंग डेट ये थी, ठीक। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ऐसा ना हो कि इस डेट के बाद भी लोग आते रहे मनमर्जी से और फिर नागरिकता लेते रहे, और उसमें भारत विरोधी तत्व भी आ जाए और हम उनको पता चला नागरिकता दे रहे हैं, मुफ्त में बांट रहे हैं। तो जिसको आना था वो इस डेट के पहले आ गया होगा, ऐसी सरकार मान के चल रही थी। क्योंकि ये डेट कब है, आजादी के लगभग 1 साल बाद का, 19 जुलाई 1948। हमको लगभग 1 साल हो गए थे आजाद हुए। इसमें जितने को आना है, चाहे बीमार हो, चाहे किसी भी स्थिति में, वो भारत पहुंच गया होगा। इसके बाद जो आ रहा है उसके ऊपर हम थोड़ा शक करेंगे। उसको 6 माह का वेटिंग पीरियड में रहना पड़ेगा, उस समय उसके ऊपर नजर रखी जाएगी। अगला आर्टिकल है 7। तो भारत से पाकिस्तान जाकर वापस लौटे लोगों को नागरिकता। ये इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वहां जाकर उनको समझ में आ गया, उन व्यक्तियों को, कि ये उनके सपनों का देश नहीं है, ठीक है, ये उनके सपनों का देश कतई नहीं है, और हमने पाकिस्तान आकर, धर्म के आधार पर पाकिस्तान आकर हमने गलती कर ली, हम वापस भारत जाना चाह रहे हैं। तो देखिए भारत का संविधान कितना महान है। उन्होंने बाहें खोलकर फिर उन लोगों का स्वागत किया, बोले ठीक, कोई बात नहीं, प्रायश्चित कर लो, आ जाओ, हमारे भाई बंधु हो। आर्टिकल 7 भारत से पाकिस्तान जाकर वापस लौटे लोगों को नागरिकता दे रहा है। तो इसके लिए क्या कर दिए, इसमें भी क्लोजिंग डेट दे दिए। मार्च 47 के बाद जा चुके थे, इस डेट के पहले जो आ गया वापस, उसको स्वतः नागरिकता। इस डेट के बाद जो आया उसको 6 महीने के परमिट सिस्टम के बाद नागरिकता मिलेगी, ठीक है। परमिट सिस्टम यानी वो लेटर दिखाना पड़ेगा उनको कि हाँ इस डेट के पहले लौटेंगे कि बाद में लौटना है, बस वही चीज। अब आर्टिकल 8 क्या बोल रहा है, दुनिया के अन्य हिस्सों में भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को नागरिकता देने की बात कर रहा है ये। अब दुनिया भर के अन्य देश है, जैसे दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी गए, किनके लिए लड़ाई की है, भारतीयों के लिए। ऐसे ही इन्होंने कैरिबियन देशों यानी आपका मध्य अमेरिका के जो देश है, वहां पर भी इनका शासन था अंग्रेजों का, तो वहां पर गुलाम के रूप में ये गिरमिटिया मजदूरों को लेकर गए थे। जो वहां पर जो भी देश है, जमैका, गुयाना, इन सब देखिए जगह देखिए, आज भी आपको भारतीय मूल का प्रधानमंत्री बना, भारतीय मूल का व्यक्ति राष्ट्रपति बना, ऐसा सब सुनने को मिलता है। तो ये लोग कहाँ से गए थे, इंडिया से, अंग्रेजों से त्रस्त होकर, या अमेरिका में, या आपका कनाडा में, या लंदन में भी अगर कोई बस गया है तो उनके पूर्वज कहीं ना कहीं से, मदर या फादर साइड से अगर इंडिया से रिलेटेड थे
भारतीय मूल के लोगों को, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ये नागरिकता दे रहा है। उनको बस दूतावास में जाना है, एम्बेसी में, और वहां पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उस देश की छोड़नी पड़ेगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्लियर? तो ये 4 वर्ग, 5, 6, 7, 8। 5 यानी किसको? भारतीय भूमि पर रहने वाले लोगों को नागरिकता। 6 यानी किसको? पाकिस्तान टू इंडिया लोगों को नागरिकता। 7 किसको? भारत, पाकिस्तान, बैक टू इंडिया, इसको नागरिकता। 8 अब दुनिया भर के बाकी देशों में नागरिकता। 9 ये कहता है, अनुच्छेद 9 ये कहता है, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त समझी जाएगी। अगर आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप आपकी जाएगी। फिर अनुच्छेद 10 क्या बोलता है? अनुच्छेद 10 और 11 संसद की कानून बनाने की शक्ति थी। द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ अगेंस्ट सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति। तो अनुच्छेद 10 ये बोलता है नागरिकता का बने रहना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की, 5, 6, 7, 8 के तहत भारत की नागरिकता ले चुका है। अब वो व्यक्ति भारत में रहकर भारत विरोधी कार्य कर रहा है। अब वो व्यक्ति भारत में रहकर भारत विरोधी कार्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति की नागरिकता क्या हो जाएगी? उसको छीना जा सकता है, संसद द्वारा कानून बनाकर उसको छीना जा सकता है। ये आर्टिकल 10 कहता है। और आर्टिकल 11 कहता है भविष्य में, ठीक, इन नियर फ्यूचर संसद द्वारा नागरिकता का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, एक संविधान नागरिकता का डेट, क्लोजिंग डेट देके जा रहा है 26 जनवरी 1950। और एक क्या कौन कौन करेगा? भविष्य में हमारे जनप्रतिनिधि। भविष्य में हमारे जनप्रतिनिधि कौन रहेंगे? संसद सदस्य लोग। तो ये लोग भविष्य में नागरिकता का निर्धारण करेंगे और इसके लिए टाइम टू टाइम इन लोग क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। तो ऐसा सबसे पहला कानून बनेगा 1955 का नागरिकता अधिनियम 1955। सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत नागरिकता दी गई सबसे पहले। फिर उस कानून में कुछ कमियां दिखेगी तो उस कानून में क्या होगा? टाइम टू टाइम क्या होगा? अमेंडमेंट या संशोधन, जैसे 57 में, 60 में, 85 में, 87 में, 92 में, 2003 में, ठीक है, 2015 में, 2019। तो 2019 वाला अभी लागू हो रहा है, CAA। तो इसके साथ ही जुड़ा हुआ है CAA। और आपके लिए अब इस साल के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नागरिकता संशोधन अधिनियम। तो हम सारी चीजों को समझेंगे 1 बाय 1। हम अगले क्लास में हम इस कानून को समझेंगे कि नागरिकता कैसे दी जाती है, ठीक है, फिर नागरिकता कैसे छीनी जाती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नागरिकता कैसे वापस ली जाएगी, तो नागरिकता निर्धारण के 5 तरीके, नागरिकता वापस लेने के 3 तरीके। किसमें बताएगा? संसद द्वारा भविष्य में नागरिकता का जो निर्माण किया जाएगा तो संसद क्या करेगी? उसके लिए कानून बनाएगी और टाइम टू टाइम नया सिटीजनशिप देगी लोगों को। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे अगला क्लास में, आर्टिकल 11 के बारे में। चलिए, उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।